अर्थशास्त्र की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं भूपेंद्र प्रताप सिंह, प्रवक्ता अर्थशास्त्र, जनता इंटर कॉलेज फतेहाबाद आगरा, आपके समक्ष समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय नामक पुस्तक से अध्याय 2 राष्ट्रीय आय का लेखांकन लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसको हम 2 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। प्रथम भाग में इन प्रमुख बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ महत्वपूर्ण संकल्पनाएं, इनके अंतर्गत हम अग्रिम उत्पादन, अंतिम वस्तुएं, उपभोक्ता वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, टिकाऊ वस्तुएं, गैर टिकाऊ वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुएं, जो राष्ट्रीय आय के लेखांकन में इन संकल्पनाओं की जरूरत पड़ती है, इनका अध्ययन करेंगे। ये क्या है, इनकी परिभाषा क्या है, इसका मतलब क्या है। दूसरा प्रमुख बिंदु स्टॉक तथा प्रवाह की संकल्पना है। इसमें हम स्टॉक क्या होता है, प्रवाह क्या होता है और इसके अलावा स्टॉक और प्रवाह के उदाहरण तथा सकल निवेश, निव्वल निवेश, मूल्य ह्रास के बारे में अध्ययन करेंगे। तीसरे प्रमुख बिंदु के अंतर्गत आय का वर्तुल प्रवाह, जिसे हम चक्रीय प्रवाह के नाम से जानते हैं, जिसमें हम अध्ययन करेंगे कि उत्पादन के विभिन्न गतिविधियों के द्वारा जो आय सृजित होती है वो कैसे जो है 2 क्षेत्रों में घूमती रहती है, जिसके कारण हम उसे चक्रीय प्रवाह के नाम से जानते हैं। और अंतिम बिंदु इस भाग में राष्ट्रीय आय की गणना विधि, जिसे हम 3 भागों में बांटकर हम अध्ययन करेंगे कि उत्पादन गणना विधि, क्योंकि ये जो है उत्पादन के माध्यम से वहां पहुंचेंगे, आय गणना विधि वितरण के माध्यम से, तथा व्यय गणना विधि, इन सब का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब हम आते हैं प्रमुख बिंदु प्रथम, समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ महत्वपूर्ण संकल्पनाएं। समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ महत्वपूर्ण संकल्पनाओं के अंतर्गत सर्वप्रथम हम उपभोक्ता को लेते हैं। उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है, उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता कोई भी व्यक्ति हो सकता है अथवा उद्यम हो सकता है। उपभोक्ता जब वस्तुओं का क्रय करता है तो वह अग्रिम उत्पादन के लिए भी कर सकता है या अंतिम उत्पादन के रूप में कर सकता है। अब अग्रिम उत्पादन क्या है? अग्रिम उत्पादन ऐसी वस्तु है जो उपयोग करने के बाद अपना वर्तमान स्वरूप को खो देता है और उपभोक्ता के समक्ष नए स्वरूप में जो है प्राप्त होता है। जैसे कपास का किसान है, वह कपास उत्पादन करने के बाद वह धागा बनाने वाली कंपनी को बेच देता है। धागा बनाने वाली कंपनी धागा को कपड़े बनाने वाली मिल को बेच देती है, यानी उत्पादन प्रक्रिया से वह पुनः गुजरकर वो कपड़ा तैयार होती है और फिर वह कपड़ा पहनने योग्य उत्पादन प्रक्रिया से गुजरने के बाद जो है होती है और अंतिम में उपभोक्ता के पास पहुंचती है। यानी अग्रिम उत्पादन ऐसा उपभोग जो अग्रिम उत्पादन के लिए किया जाए तो उसे हम अग्रिम वस्तुएं या अग्रिम उत्पादन के लिए किया गया उपभोग कहेंगे। अब अंतिम वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जो उपभोक्ता को अंतिम रूप से प्राप्त होती है। अंतिम रूप से प्राप्त होने के मतलब उसे अब उत्पादन के किसी भी प्रक्रिया से गुजरना नहीं पड़ेगा। जैसा कि हम कपास वाले उदाहरण में उत्पादन की प्रक्रिया से बार बार जो है गुजरना पड़ रहा था, इसलिए वह अग्रिम उत्पादन के लिए किया गया उपभोग था। लेकिन यह अंतिम वस्तुएं चूंकि उत्पादन प्रक्रिया से बार बार गुजरना नहीं पड़ेगा, वह अंतिम रूप से उपभोक्ता को प्राप्त होती है, इसलिए हम इसे अंतिम वस्तुएं कहते हैं। अग्रिम और अंतिम वस्तुओं को समझने के लिए एक दूसरा पहलू भी है। जैसे कोई भी व्यक्ति या कोई भी उद्यम किसी भी वस्तु का उपयोग वह अपने लिए भी कर सकता है और व्यवसाय के लिए भी कर सकता है। जैसे कोई के पास गाड़ी है, भोजन है, चाय है, ये सब चीजें जो है वह अपने लिए भी प्रयोग कर सकता है और व्यवसाय के लिए। जब वह अपने लिए प्रयोग कर रहा है तो इसका मतलब वह अंतिम वस्तु है। यदि वह व्यवसाय के लिए कर रहा है तो वह क्या है? अग्रिम उत्पादन के लिए किया गया यानी अग्रिम वस्तु है। अब इसका मतलब सीधे सीधे है कि कोई भी वस्तु अग्रिम या अंतिम
अपनी प्रकृति के कारण नहीं होती, बल्कि उसके प्रयोग के कारण होती है। उसके प्रयोग के कारण डिसाइड करती है कि वह अंतिम वस्तु है या अग्रिम वस्तु है। अंतिम वस्तुओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो उपभोक्ता वस्तु और दूसरा पूंजीगत वस्तु। उपभोक्ता वस्तु ऐसी वस्तु होती है जिसे उपभोक्ता को प्रत्यक्ष संतुष्टि होती है, यानी उपभोक्ता भोजन करने, भूख लगी भोजन करेगा, प्यास लगी पानी पिएगा, इससे जो है उपभोक्ता को प्रत्यक्ष संतुष्टि प्राप्त होती है। तो ऐसी जो है वस्तुएं जो उपभोक्ता को प्रत्यक्ष संतुष्टि प्रदान करें उसे हम कहेंगे उपभोक्ता वस्तुएं। वह आगे के उत्पादन के लिए प्रयोग में नहीं लिया जाता है और उपभोक्ता को अंतिम रूप से प्राप्त होती है, तो उसे हम उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं। जैसे भूख लगने पर भोजन करना, प्यास लगने पर पानी पीना, ये सब उपभोक्ता वस्तुएं हैं जो है। अब आती है पूंजीगत वस्तुएं। पूंजीगत वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो उपभोक्ता को प्रत्यक्ष संतुष्टि न देकर बल्कि वह आगे के उत्पादन में अपना योगदान करती हैं, तो उसे हम कहते हैं पूंजीगत वस्तुएं। जैसे मशीनरी है, औजार है, ये पूंजीगत साधन हैं, ये सभी जो है पूंजीगत वस्तुओं के अंतर्गत आते हैं। अब उपभोक्ता वस्तुओं में भी दो तरह की वस्तुएं होती हैं, एक होती है टिकाऊ वस्तुएं और दूसरी होती है गैर टिकाऊ वस्तुएं। टिकाऊ वस्तुएं ऐसी वस्तुएं को कहते हैं जो शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं नहीं होती हैं, बल्कि उसका प्रयोग कई वर्षों तक होता है। जैसे हम घर में टीवी है, फ्रिज है, एक बार खरीद लेते हैं, कई वर्षों तक चलता है। कपड़े हैं, एक बार खरीद लिया, आपको कई वर्षों तक उपयोग किया, यानी यह शीघ्र नष्ट भी नहीं होती और कई वर्षों तक प्रयोग होती है, तो उसे हम कहते हैं टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं। गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं होती हैं, उसे हम कहते हैं गैर टिकाऊ वस्तुएं। जैसे दूध है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब क्या है, शीघ्र नष्ट होने वाली है और इनका प्रयोग एक बार होता है, एक बार होने के बाद वो नष्ट हो जाती है। कोयला है, वह जो है क्या है, गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं हैं। अब आते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं। मध्यवर्ती वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जो उपभोक्ता को अंतिम रूप से प्राप्त नहीं होती, बल्कि यह जो है उत्पादन की प्रक्रिया यानी उत्पादन की प्रक्रिया में अभी बनी हुई है, यानी वह उत्पादन की सीमा रेखा को पार नहीं करती हैं, तो उसे हम मध्यवर्ती वस्तुएं कहते हैं। जैसे आप जो है दूध लेते हैं, दूध उपभोक्ता जो है अगर सीधे सीधे उपयोग कर लिया तो वह अंतिम वस्तुएं हुई, लेकिन दूध से मावा बना, मावा से मिठाई बनी, यानी ये क्या है, मध्यवर्ती वस्तुएं, अंतिम रूप से मिठाई के रूप में उपभोक्ता के पास पहुंची, तो इसलिए जो है यह मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, क्योंकि वह उत्पादन की प्रक्रिया में अभी भी बनी हुई है, उत्पादन की सीमा रेखा को पार नहीं कर रही है। तो ऐसी वस्तुओं को हम मध्यवर्ती वस्तुएं कहेंगे। मध्यवर्ती वस्तुओं की निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। यह मध्यवर्ती वस्तु हमेशा कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यानी प्रयोग किया जाता है। आप जो है जैसे अभी दूध का उदाहरण दिए थे, उसमें भी वह कच्चा माल के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। उसके बाद यह उत्पादन की सीमा रेखा को पार नहीं करती है, यानी वह उत्पादन में अभी भी बनी हुई है, अंतिम रूप से उपभोक्ता के पास नहीं पहुंच रहा है। इसके बाद है इन वस्तुओं की पुनः बिक्री होती है, यानी वह उसको जो है पुनः चक्रण में उत्पादन प्रक्रिया में से गुजरने के बाद पुनः वो नए रूप में जो है उपभोक्ता के पास प्रस्तुत होती है, यानी इसकी पुनः बिक्री होती है। और जब पुनः बिक्री होती है तो वह मूल्य में वृद्धि करके बिक्री करता है, यानी फिर वह मूल्य वृद्धि करके, जैसे जो है हमने दूध का उदाहरण दिया था, दूध जो है आपने मान लीजिए 50 रुपए केजी है, मावा तुरंत बढ़ जाएगा 200 रुपए केजी, पता चला मिठाई 400 रुपए केजी, तो क्या है, ये मूल्य वृद्धि होते हुए जो है आपके समक्ष प्रस्तुत हो रही है, यानी प्राप्त हो रही है। अब इसके बाद है यह राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं होता है, यानी मध्यवर्ती वस्तुएं, ये ध्यान रहे कि मध्यवर्ती वस्तुओं की यह विशेषता है कि यह क्या है कि राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं होता है, क्योंकि राष्ट्रीय आय की गणना में अगर शामिल करेंगे तो क्या होगा, दोहरी गणना हो जाएगी, यानी एक्चुअल जो है आंकड़े से ज्यादा आएगा,
क्योंकि आप जो है एक बार दूध के समय उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, जोड़ लेंगे, एक बार मावा के समय जोड़ लेंगे और एक बार मिठाई के समय, तो कई बार गणना हो जाएगी। तो इसलिए इसे हम राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं करते हैं। अब एक दूसरा, अंतिम वस्तुओं और मध्यवर्ती वस्तुओं में अंतर करने का ये प्रयोग के माध्यम से भी हम कर सकते हैं। यदि हम उपभोक्ता, जैसे अगर आप आटे का जो है उपयोग कर ले, आटे को अगर हम सीधे सीधे रोटी बनाने के रूप में प्रयोग करते हैं तब तो यह अंतिम वस्तुएं हैं। यदि हम जो है ब्रेड बनाने के रूप में प्रयोग करेंगे तो यह मध्यवर्ती वस्तु होगी, क्योंकि अभी ये उत्पादन प्रक्रिया से गुजरने के बाद उपभोक्ता को आटे के रूप में जो है अंतिम रूप से नहीं प्राप्त होगी, बल्कि हम जो है क्या है कि वह ब्रेड के रूप में प्राप्त होगी, जबकि हम आटे से रोटी सीधा सीधा उपभोक्ता के समक्ष जो है प्रस्तुत हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे वह अंतिम वस्तु है। तो यहाँ अंतिम और मध्यवर्ती वस्तुओं के प्रयोग पर निर्भर करता है और उस प्रयोग के आधार पर निर्भर करता है कि वह अंतिम वस्तु है कि मध्यवर्ती वस्तु है। अब हम अगले प्रमुख बिंदु स्टॉक तथा प्रवाह की संकल्पना पर आते हैं। स्टॉक तथा प्रवाह की संकल्पना में सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टॉक है क्या। स्टॉक वह चर राशि है जो किसी निश्चित दिए हुए समय बिंदु पर उसकी कुल मात्रा को व्यक्त करता है, जबकि प्रवाह वह चर राशि है जो किसी निश्चित दिए हुए समय अवधि पर उसमें होने वाले वृद्धि या कमी को व्यक्त करता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि स्टॉक किसी निश्चित समय बिंदु पर उसके व्यक्त कुल मात्रा को व्यक्त करता है, जबकि प्रवाह किसी निश्चित समय अवधि पर उसमें होने वाले परिवर्तन को व्यक्त करता है। जैसे राष्ट्रीय संपत्ति या राष्ट्रीय पूंजी यह एक स्टॉक है, क्योंकि वह किसी निश्चित समय बिंदु को व्यक्त करता है। और इसके अन्य उदाहरण हैं राष्ट्रीय पूंजी, राष्ट्रीय संपत्ति, बेरोजगारी, विदेशी ऋण, खाद्य भंडार, ये सभी स्टॉक के उदाहरण हैं। जबकि प्रवाह में हम सकल निवेश को ले सकते हैं जो किसी निश्चित अवधि या किसी एक वर्ष में कुल निवेश को व्यक्त करता है। राष्ट्रीय आय एक निश्चित अवधि की बात करता है, क्योंकि एक वर्ष उसमें लेंगे। बचत, उपभोग, ये सभी प्रवाह के उदाहरण हैं। अब आता है कि सकल निवेश है क्या। सकल निवेश वह राशि है जो स्थिर परिसंपत्तियों पर व्यय किया जाने के बाद, माल सूची पर व्यय किए जाने के बाद पूंजी स्टॉक में जो अभिवृद्धि होती है उसे हम सकल निवेश कहते हैं। जो किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में जो कुछ भी स्थिर पूंजी संपत्तियों में या माल सूची में व्यय करते हैं और उसके कारण जो पूंजी स्टॉक में अभिवृद्धि होती है उसी को हम सकल निवेश कहते हैं। जबकि निवल निवेश किसी अर्थव्यवस्था में किसी निश्चित दिए हुए वर्ष में, माना एक वर्ष में स्थिर परिसंपत्ति में जो कुछ भी व्यय होता है, माल सूची में व्यय होता है और उसके कारण अगर पूंजी स्टॉक में अतिरिक्त वृद्धि होती है तो उसे हम निवल निवेश कहते हैं। निवल निवेश सकल निवेश में एक अंतर यह है कि सकल निवेश में मूल्यह्रास शामिल होता है और निवल निवेश में मूल्यह्रास शामिल नहीं होता है। क्योंकि अब आता है कि मूल्यह्रास है क्या। जब हम पूंजी का उपयोग करते हैं तो उसके मूल्य में कमी आती है। पूंजी का उपयोग करने से उसके मूल्य में 3 कारण से कमी आती है। सबसे पहला, सामान्य टूट फूट। आप कोई भी पूंजी पर संपत्ति का उपयोग कर रहे हैं तो उसमें सामान्य टूट फूट हो सकती है। मशीनरी में आप औजार का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें सामान्य टूट फूट हो सकती है। दूसरा, आकस्मिक हानि। एक जो है मशीन खराब हो गई, यानी ये
हमें अपेक्षा नहीं थी, लेकिन बड़ा मिस्टेक जो है हुआ, बड़ा जो है नुकसान हुआ, तो आकस्मिक हानि भी हो सकती है। अप्रचलन, वह चलन से बाहर हो जाए। जैसे आप देखते हैं टाइपराइटर मशीन है, टाइपराइटर मशीन अब जो है चलन से लगभग बाहर हो गई है, क्योंकि उसका जगह कंप्यूटर ले लिया। तो अब आपको कंप्यूटर लेना ही पड़ेगा अगर आपको उत्पादन में बने रहना है। तो ये इसके कारण जो मूल्य में कमी होती है, यानी इन टूट फूट या आकस्मिक हानि या अप्रचलन के कारण हमें जो है कुछ न कुछ व्यय करना पड़ेगा ताकि हम उत्पादन में बने रहें। तो इसके कारण इन जो है जो पूंजी परिसंपत्तियों में कमी आती है या पूंजी के मूल्य में कमी आती है, उन कमी को पूरा करने के लिए जो कुछ भी हम व्यय करते हैं ताकि हम उत्पादन में बने रहें, तो उसे हम प्रतिस्थापन व्यय या मूल्य ह्रास या उसे घिसावट कहते हैं। आप एक उदाहरण आटा चक्की की ले सकते हैं। आटा चक्की देखते हैं कि आपको आटा चक्की का जो पत्थर होता है, पत्थर हर 3 साल 2 साल या 4 साल बाद बदलना पड़ता है। तो मान लीजिए अगर 1000 रुपए की आटा चक्की का पत्थर जो यूज हो रहा है और वो 3 साल चल रहा है या 4 साल चल रहा है, तो 4 साल अगर 1000 रुपए का है तो 250-250 रुपए पर साल नुकसान हो रहा है। तो इसका मतलब यह जो है मूल्य ह्रास है। राष्ट्रीय आय में भी अगर हम जो है शुद्ध जब भी निकालेंगे, किसी का सकल से शुद्ध की तरफ जाएंगे, तो निश्चित है कि मूल्य ह्रास को घटाना पड़ेगा। यहां भी हम सकल निवेश निवल निवेश की बात किए थे। अगर हमें निवल निवेश निकालना है तो सकल निवेश में से मूल्य ह्रास को घटाना पड़ेगा। अगर हम मूल्य ह्रास ये सकल निवेश को प्राप्त करना है तो हमें निवल निवेश में मूल्य ह्रास को जोड़ना पड़ेगा। तो ये है आपका मूल्य ह्रास। अब हम आते हैं अगले टॉपिक, आय का वर्तुल प्रवाह। बंद अर्थव्यवस्था में एक ओर परिवार होती है और दूसरी ओर फर्में। परिवार वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में अपना योगदान करती हैं, जबकि फर्में उन योगदान के बदले में उन्हें भुगतान करती हैं। परिवार वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में निम्न 4 तरीकों से योगदान करती हैं और जिसके बदले में फर्मों से पारिश्रमिक प्राप्त करती हैं। जैसे वह मानवीय श्रम के रूप में अपना योगदान करती हैं, जिसके बदले में उन्हें मजदूरी मिलता है। पूंजी के रूप में योगदान करती हैं, जिसके बदले में ब्याज मिलता है। उद्यम वृत्ति के रूप में योगदान करती हैं, जिसके बदले में जिसका पारिश्रमिक लाभ होता है। और स्थिर साधन के रूप में जिसे हम भूमि कहते हैं और उनका पारिश्रमिक लगान होता है। परिवार वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करती हैं अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए, और उपभोक्ताओं को संतुष्टि के लिए जो फर्में हैं वह वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती हैं। जिसके कारण जब वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन फर्में करती हैं तो उसके लिए कारक सेवाएं परिवार उपलब्ध कराती हैं, जैसा कि इस चित्र में है। ये कारक सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं और इसके बदले में फर्में कारक अदायगी यानी उनको उसके बदले में भुगतान करती हैं। और परिवार फर्मों से वस्तुओं और सेवाएं प्राप्त करते हैं और उसके बदले में उपभोग व्यय जो है फर्मों को करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो कुछ भी उत्पादन होता है वह परिवार के पास जो है वस्तुओं और सेवाओं के रूप में चला जाता है जो उपभोग करती हैं, और जो आय होता है वह जो है उत्पादन के साधनों को बांट दिया जाता है। यानी इस प्रकार से आय का ये चक्रीय प्रवाह जो है विभिन्न उत्पादन गतिविधियों में जो आय प्राप्त होती है वह परिवार को बांट दिया जाता है। यानी एक बार परिवार से फर्म के पास और फर्म से परिवार के पास ये जो है आय का प्रवाह होता रहता है, जिसे हम आय का वर्तुल प्रवाह या चक्रीय प्रवाह कहते हैं। यह निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। यह 2 क्षेत्रीय मॉडल है जिसमें 2 क्षेत्र फर्म और परिवार होता है। सभी जो फर्म और परिवार मिलकर उत्पादन करते हैं वो सभी उत्पादन फर्म जो है उत्पादन बेच देता है और कोई भी बचत नहीं करता है, और सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, इसलिए कोई भी कर भी नहीं देता है।
और न वो व्यापार कर सकता है, यानी न तो वो निर्यात कर सकता है क्योंकि बंद अर्थव्यवस्था है। यानी इन आधारों पर हम दो क्षेत्रीय मॉडल के तहत हम आय के चक्रीय प्रवाह का यहां अध्ययन किए हैं। अब हम आएंगे अगले बिंदु प्रमुख राष्ट्रीय आय की गणना विधि पर। राष्ट्रीय आय की गणना की तीन विधियां हैं। एक तो उत्पादन गणना विधि, दूसरा है आय गणना विधि और तीसरा है व्यय विधि। उत्पादन गणना विधि में हम राष्ट्रीय आय तक उत्पादन की ओर से पहुंचते हैं। इसमें सर्वप्रथम हम अर्थव्यवस्था को तीन क्षेत्रों में बांटते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में हम उन उत्पादन इकाइयों को शामिल करते हैं जो प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन और प्रसंस्करण से संबंधित कार्य करती हैं और उससे संबंधित उत्पादन करती हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य, खनन आदि, ये प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में हम उन उत्पादन इकाइयों को शामिल करते हैं जो आगत को निर्गत में बदलने का कार्य करते हैं। इनमें निर्माण, विनिर्माण, जल आपूर्ति, विद्युत आदि जो है सब द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तृतीय क्षेत्र में हम सेवाओं को सम्मिलित करते हैं, जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार, ये सभी सेवाएं जो उपलब्ध कराती हैं वो तृतीय क्षेत्र में आते हैं। हम अब ये विभिन्न क्षेत्रों से जो भी उत्पादन होता है उसके मौद्रिक मूल्य को निकाल लेते हैं और इन मौद्रिक मूल्यों में जो भी उत्पादन होता है उनके मूल्य वृद्धियों, जैसा कि हमने कहा मूल्य वर्धित विधि जो है, यहाँ साथ में उत्पादन विधि को हम मूल्य वर्धित विधि भी कहते हैं। तो जो मूल्य वर्धन होता है उसको हम जोड़ लेते हैं और जो जोड़ने के बाद आता है तो मूल्यवर्धन हम कैसे निकालेंगे। जो भी हमारी उत्पादन होता है उसमें मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को घटाने के बाद जो भी बचता है वही मूल्यवर्धन है। तो इन मूल्यवर्धनों को विभिन्न क्षेत्रों से जो उत्पादन इकाइयों से मूल्यवर्धन प्राप्त होता है इनको जोड़ लेते हैं और उनके जोड़ने के बाद उनमें हम जो विशुद्ध निर्यात यानी जो है विदेशों से जो विशुद्ध अर्जित आय होती है उसको जोड़ लेते हैं और मूल्य ह्रास को घटा लेते हैं। इसके बाद जो कुछ भी प्राप्त होता है वही हमारा राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय उत्पादन है। उत्पादन विधि से हमें राष्ट्रीय आय की गणना से लाभ यह होता है कि हमें उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों, चाहे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र जो है, इनके सापेक्षिक महत्व का पता चलता है। हम उत्पादन गणना विधि का प्रयोग वहां पे करते हैं जहां पे उत्पादन से संबंधित आंकड़े आसानी से हमें उपलब्ध हो जाते हैं। दूसरी विधि है आय विधि। इस विधि के अंतर्गत हम आय तक वितरण की ओर से पहुंचते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि उत्पादन विभिन्न साधनों के सहयोग से उत्पादन होता है। तो निश्चित है कि ये जो साधन हैं ये अपनी आय अर्जित करते हैं। जैसे आपका भूमि है उसको लगान मिलता है, श्रमिक है उसको मजदूरी मिलती है, पूंजी है उसको ब्याज मिलता है। तो इन तरह से आप जो है इनके विभिन्न योगदानों को हम जो है इन क्षेत्रों को जो आय प्राप्त होती है और जो पूंजीपति है या उद्यमी साहसी है उसे लाभ मिलता है, इन सबकी आयों को हम जोड़ देते हैं। या मिश्रित पूंजी कंपनियों के जो लाभांश हैं या मिश्रित पूंजी कंपनियों के जो अवितरित लाभ हैं इन सबको जोड़ देते हैं और जो कुछ भी जोड़ने के बाद हमें प्राप्त होता है उसमें हम अप्रत्यक्ष कर को भी जोड़ देते हैं, क्योंकि हम बाजार मूल्यों पर जब राष्ट्रीय आय निकालते हैं तो हमें अप्रत्यक्ष कर उसमें जुड़ा हुआ होता है। तो इस आधार पर हमें संपूर्ण राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रीय आय की जो गणना हम आय विधि से करते हैं इसका लाभ यह होता है कि जो विभिन्न वर्ग हैं उनके आयों का योगदान कितना है इसके महत्व को हम समझ सकते हैं। तो इसलिए हमें इससे जो है कितना योगदान जो है श्रमिक का है, कितना योगदान पूंजी का है, कितना आपका भूमि का, इन सबके पारिश्रमिक और योगदानों का पता चल जाता है। इसलिए ये जो है इसका लाभ हमें ये होता है।
अब आता है व्यय विधि। व्यय विधि के अंतर्गत हम जो कुछ भी वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय करते हैं, जो भी समस्त व्यय हैं, उन सभी व्ययों को हम जोड़कर इसका जो है आकलन राष्ट्रीय आय का करते हैं। और इसके लिए यही है कि उत्पादन जो कुछ भी होता है वह मार्केट में आता है, और जो कुछ भी हम खरीदते हैं वही हमारा राष्ट्रीय आय होगा। तो इसलिए जहां जहां हम व्यय करते हैं, कुछ लोग निजी उपभोग के लिए व्यय करते हैं, पूंजीपति निवेश के लिए व्यय करते हैं, सरकार भी व्यय करती है, तो इन सभी का और विशुद्ध निर्यात हम विदेशों को भी भेजते हैं और विदेशों से भी प्राप्त करते हैं। तो यानी इन सभी व्ययों को अगर हम जोड़ दें तो हमें व्यय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना प्राप्त होगी। जैसे आपको अगर कुल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करना है तो उसमें हम निम्नलिखित मदों को शामिल करते हैं। पहला है निजी उपभोग व्यय, जिसे हम सी से दर्शाते हैं। दूसरा है निजी निवेश व्यय, जो उद्योगपति निवेश करते हैं वो हम उसे आई से दर्शाते हैं। और सरकार द्वारा किए गए व्यय, क्योंकि सरकार भी व्यय करती है, क्योंकि उसे तमाम जो है जनता के हित में कार्य करना पड़ता है, इसलिए वह व्यय करती है। तो क्योंकि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है, अगर जो है विकास करना है, लोगों का कल्याण करना है, तो सरकार को भी व्यय करना पड़ेगा, तो उसे हम जी से व्यक्त करते हैं। और अंत में है विशुद्ध निर्यात। विशुद्ध निर्यात का मतलब है कि हम विदेशों को निर्यात करते हैं और विदेशी हमारे यहाँ जो आयात करते हैं, तो अगर हम उनकी आय को, अगर विदेशी जो हमारे यहाँ से आय प्राप्त कर रहे हैं, अगर उसकी आय को हम जोड़ दें तो, लेकिन वो वास्तव में कार्य तो यहाँ कर रहे हैं, लेकिन पैसे तो अपने देश में ले जाएंगे, और हमारे देश वाले वहां कमा रहे हैं, यहाँ लाएंगे, तो इन दोनों का जो विशुद्ध अंतर है जो है उसको भी जोड़ देंगे, तो वो कुछ जो है जो हमें प्राप्त होगा वो सभी जो है हमारा राष्ट्रीय आय में शामिल होगा। इस आधार पर हम जीएनपी में C प्लस आई प्लस जी बराबर x माइनस एम, अगर ये हम जोड़ दें तो हमें जो है साधन लागत पे सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होगा, और जिसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं।